हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे और इसके डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे और फिर इसकी सूटेबिलिटी भी देखेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सूटेबल होता है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सूटेबल नहीं होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है क्या चीज़। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे बात करने से पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। उस एग्जाम्पल से आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ इस तरह से कि फ़र्ज़ करें एक फैक्ट्री है, वो मेडिसिन बनाती है। ठीक है, मेडिसिन की एक इंडस्ट्री है, उसकी फाइनल प्रोडक्ट्स जो है वो मेडिसिन होती है, डिफरेंट मेडिसिन बनाती है। अच्छा, अब इस फैक्ट्री में क्या क्या काम होता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं आप। मेडिसिन बनाने के लिए कुछ आपको सब्सटेंस चाहिए होते हैं, कुछ केमिकल चाहिए होते हैं, फिर उनकी कुछ कंपोजिशन से मेडिसिन बनती है। ठीक है, आप सबसे पहले रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप सप्लायर्स को देखते हैं, उनके साथ प्राइस की डील करते हैं, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सप्लायर्स को आइडेंटिफाई किया, उनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, प्राइस भी फिक्स कर ली। उसके बाद क्या होता है कि रॉ मटेरियल को आप फैक्ट्री लेके आते हैं। यहाँ पे लॉजिस्टिक के काम आते हैं। पहले क्या आ गया, प्रोक्योरमेंट, कि आपने रॉ मटेरियल को ख़रीदा, फिर उसको आपने फैक्ट्री में लेके आना है। यहाँ पे लॉजिस्टिक के काम आ गए। अच्छा, जब वो फैक्ट्री में आ गया, अब यहाँ पे आपने उसकी इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन का क्या मतलब है कि आपने ये देखना है कि जो रॉ मटेरियल जिस स्पेसिफिकेशन का हमने डिमांड किया था वो हमें मिला है या नहीं मिला। तो यहाँ पे क्वालिटी चेक होता है, फिर उसको वेयर हाउस में रख दिया जाता है। ठीक है, रॉ मटेरियल आपका आ गया, इंस्पेक्शन होगी, फिर उसको स्टोर कर दिया जाता है वेयर हाउस के अंदर। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, फिर आप प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर उस रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं और उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। वो मेडिसिन होती है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जब बनती है तो उसकी फिर से इंस्पेक्शन होती है। उसके आप देखते हैं कि वो क्वालिटी क्राइटेरिया को मीट करती है या नहीं करती, या जो उस मेडिसिन की स्पेसिफिकेशंस हैं वो उसको मीट करती है या नहीं करती। तो यहाँ पे क्वालिटी के काम आ गए। इसके बाद क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट की पैकिंग की जाती है। पैकिंग करने के बाद फिर उसको वेयर हाउस में स्टोर कर देते हैं और साथ ही साथ फिर उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है। मार्केटिंग में आप क्या करते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को कस्टमर्स को बताते हैं कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी फैक्ट्री ये प्रोडक्ट्स बनाती है और ये फ़लाँ फ़लाँ मर्ज़ के लिए, फ़लाँ फ़लाँ डिजीज़ के लिए ये इफ़ेक्टिव है। और फिर जब कस्टमर्स के ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं तो फिर उस प्रोडक्ट को वेयर हाउस से उठा के कस्टमर्स तक पहुँचाया जाता है। यहाँ पर फिर लॉजिस्टिक के मैटर्स आ जाते हैं। ठीक है, और फिर जब कस्टमर्स उसको यूज़ करते हैं तो फिर उनकी फीडबैक आती है कि आया वो मेडिसिन वाकई इफ़ेक्टिव है या उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अब ये क्या हुआ कि ये एक इंडस्ट्री या एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, कहीं पे आप रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं, फिर कहीं पे आप उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हैं, फिर कहीं पे आप उसकी से फाइनल मेडिसिन बना रहे हैं, फिर वो कस्टमर्स को पहुंचा रहे हैं, फिर कस्टमर्स की फीडबैक ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्ट फाइनल कस्टमर्स को डिलीवरी तक डिफरेंट एक्टिविटीज से प्रोडक्ट गुजरती है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या करते हैं कि जो सिमिलर एक्टिविटीज होते हैं आप उनको ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, जैसे जो प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटीज हैं, रॉ मटेरियल खरीदना, उनको आपने ग्रुप कर दिया। जो क्वालिटी की क्या एक्टिविटीज हैं उनको आपने इकट्ठा कर दिया। मतलब जो सिमिलर एक्टिविटीज है ना, आपने उनकी ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, जो प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटीज थी उनको आपने ग्रुप कर दिया, जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज थी उनको आपने ग्रुप कर दिया, जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज थी उनको आपने ग्रुप कर दिया, जो वेयर हाउस की एक्टिविटीज हैं उनको आपने ग्रुप कर दिया। और इन सारी एक्टिविटीज को आपने एक डिपार्टमेंट असाइन कर दिया। वो डिपार्टमेंट जिसकी वो स्पेशलाइजेशन है कि वो सिर्फ उस तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। जैसे जो प्रोक्योरमेंट के मैटर्स है ना, वो आपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को दे दिए, बिकॉज प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम ही यही है कि वो खरीदता है। उसका जो प्रोक्योरमेंट के रेलेवेंट मैटर्स जो हैं वो ये डिपार्टमेंट देखता है। तो आपने क्या किया, प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटीज को ग्रुप किया और उसको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को असाइन कर दिया। ठीक है, इसको कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन। आप प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास किस तरह की स्पेशलाइजेशन है, प्रोक्योरमेंट की, तो उसको प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटी सारी दे दी। इसी तरह आप प्रोक्योरमेंट के बाद बारी आती है वेयर हाउस डिपार्टमेंट की, तो वेयर हाउस को उसके रेलेवेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एक्टिविटीज वेयर हाउस के हवाले कर दी। अब प्रोडक्शन के जो मैटर्स हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिए।
जो मार्केटिंग के मैटर्स हैं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दिए, इस तरह जो क्वालिटी के मैटर्स हैं वो क्वालिटी डिपार्टमेंट को दे दिए। अच्छा, इस सारी ऑर्गेनाइजेशन में अब लोग भी काम करते हैं, इंप्लॉयज़ भी काम करते हैं, तो इंप्लॉयज़ की जो मैनेजमेंट है वो एचआर डिपार्टमेंट को दे दी। और फिर ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए फाइनेंस भी चाहिए होता है, तो जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया। तो हुआ क्या कि बेसिकली आपने ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया, उनको फिर सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुप किया और उनको एक रेलेवेंट डिपार्टमेंट असाइन कर दिया, वो डिपार्टमेंट जिसके पास रेलेवेंट स्पेशलाइजेशन है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस आप एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब एचआर डिपार्टमेंट है ना, उसने सिर्फ एचआर के काम करने हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसने सारे फाइनेंस के काम करने हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसने सारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के काम करने हैं। तो इससे हुआ क्या कि हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने काम का स्पेशलाइज्ड हो गया कि उसने सिमिलर एक्टिविटीज़ ही बार बार करनी है, एक ही तरह के काम उसने बार बार करने हैं। अब जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है ना, उसका काम है इंस्पेक्शन करनी है, उसने जो रॉ मटेरियल आ रहा है और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रही है। ठीक है, तो उसने सिर्फ क्वालिटी के मैटर्स देखने हैं, तो वो इससे क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन डेवलप होती है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ना, उसने सिर्फ मार्केटिंग करनी है, उसने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनानी है और उनको एग्जीक्यूट करना है। उसने एचआर का काम नहीं करना, उसने प्रोडक्शन का काम नहीं करना। तो इससे क्या हुआ कि हर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट अपने काम का स्पेशलाइज्ड हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये एक एग्जाम्पल दिखाएगी है। फर्ज करिए ये एक XYZ कंपनी है, वही मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है। तो इसके अंदर आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दी। एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, प्रोक्योरमेंट है, सेल्स। हर डिपार्टमेंट का एक अपना स्पेशलाइज्ड काम है और वो दूसरे मैटर्स में इंटरवेंशन नहीं करते। दूसरे डिपार्टमेंटल मैटर्स में बिल्कुल उनकी इंटरवेंशन नहीं होती। एचआर अपने काम करता है, फाइनेंस अपने काम करता है, प्रोडक्शन अपने काम करता है, लेकिन इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन होती है जिससे ओवरऑल एक कंपनी ऑपरेट होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी सूटेबिलिटी पे बात करते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सूटेबल होता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है जो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी के रेलिवेंट जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। फर्ज करें प्रोक्योरमेंट है, वेयर हाउस है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, सेल्स है, एचआर है, फाइनेंस है। ठीक है, ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है जो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। और फिर ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सूटेबल है जो कि स्पेशलाइजेशन को डेवलप करना चाहती हैं, क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं कि जो सिमिलर एक्टिविटीज़ है ना वो आप एक डिपार्टमेंट को असाइन करते हैं और वो डिपार्टमेंट उसी तरह की एक्टिविटीज़ बार बार एग्जीक्यूट करता है, जिससे उस डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशलाइजेशन डेवलप होती है। तो जहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन डेवलप करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सूटेबल होता है। इसी तरह फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ना, ये स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है, स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं या कम जियोग्राफिकल एरिया में वो ऑपरेट करती हैं। बिकॉज इसमें क्या होगा कि ऊपर एक जनरल मैनेजर होगा, नीचे मैनेजर्स होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है। ठीक, और हर मैनेजर जो है वो अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करता है। तो ये स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस पे बात करते हैं। हमने बार बार स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से स्पेशलाइजेशन हासिल होती है। स्पेशलाइजेशन कैसे होती है कि एक डिपार्टमेंट ने सिमिलर एक्टिविटीज़ को बार बार करना है, 24/7 उसने एक तरह की ही एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट करनी है। तो इससे डिपार्टमेंटल स्पेशलाइजेशन हासिल होती है कि एक डिपार्टमेंट जो है वो अपने काम का जो है वो स्किल्ड हो जाता है, उनके अंदर रेलेवेंट कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं कि क्योंकि उन्होंने सेम एक्टिविटीज़ बार बार करनी है। ठीक है, अच्छा, इसमें फिर क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इंडिविजुअल्स की। जब आपने काम को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया और हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने काम का रिस्पॉन्सिबल है, तो इससे हर डिपार्टमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता चल गई और फिर डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग होते हैं उनको भी पता होता है कि उन्होंने क्या क्या काम करना है। तो इससे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एम्बिग्विटी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जब आपको स्पेशलाइजेशन हासिल होगी और फिर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से आप बच जाते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का क्या मतलब है कि जब आप काम को, सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक ही डिपार्टमेंट में ग्रुप कर देते हैं तो इससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता कि दो डिफरेंट डिपार्टमेंट सेम काम नहीं कर रहे होते। एचआर और फाइनेंस जो है वो डिफरेंट काम करते हैं, वो सिमिलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि आपका डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता।
जब आपका डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता और स्पेशलाइजेशन हासिल होती है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि एफिशिएंसी बढ़ती है, एम्प्लॉयज़ की, डिपार्टमेंट्स की एफिशिएंसी बढ़ती है, जिससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अच्छा, फिर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से आप ट्रेनिंग नीड्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मतलब कोई डिपार्टमेंट अगर अच्छा काम नहीं कर रहा, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो ऐसी सूरत में आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है और उसके अंदर कौन से इंडिविजुअल्स हैं जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इसके लिए भी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है। अच्छा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक और बेनिफिट है, ये इसका एडवांटेज है कि इसके अंदर क्या होता है कि विद इन डिपार्टमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट जो है उसका एक मैनेजर है, उसके अंदर डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, तो इससे मैनेजर का कंट्रोल भी बहुत टाइट होता है, और फिर जो एम्प्लॉयज़ या जो सब ऑर्डिनेट उसके अंदर काम कर रहे हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करना है और बार बार उन्होंने सेम तरह का काम करना है, तो इससे उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन और मैनेजर का कंट्रोल भी बढ़ता है अपने डिपार्टमेंट के ऊपर। अच्छा, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस पे बात करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। इसका पहला बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल नहीं है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिनकी प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा हैं, उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है जो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो एक और इशू है वो ये है कि इसके अंदर विद इन डिपार्टमेंट तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन इंट्रा डिपार्टमेंट जो कोऑर्डिनेशन है ना वो काफ़ी कम होता है। जैसे एचआर का फाइनेंस के साथ है, फाइनेंस का मार्केटिंग के साथ है, मार्केटिंग का सेल्स के साथ है, फिर और सेल्स का वेयर हाउस के साथ है, तो इंट्रा डिपार्टमेंट जो कोऑर्डिनेशन है ना वो कम होता है। इसके अलावा इसका जो एक और डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, इसमें जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, हर डिपार्टमेंट की ये कोशिश होती है कि वो अपने काम को पूरा करे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, और इससे जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना उससे वो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो जाती है कि अपना काम करें, अपने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स जो है ना उनको अचीव करें। एचआर का क्या होगा गोल्स कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली करे, प्रोडक्शन अपने काम करेगा, लेकिन जो ओवरऑल गोल्स है ना उसमें जो है वो लेस प्रेफरेंस आ जाती है, जो डिपार्टमेंटल गोल्स हैं उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा ना ये इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। इनफ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, चूंकि इसमें स्पेशलाइजेशन होती है ना, हर डिपार्टमेंट जो है वो एक ही तरह का काम करता है और बार बार वो सेम काम करते हैं, तो इससे उनके अंदर स्पेशलाइजेशन आती है। तो अगर एक डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देंगे ना, ट्रांसफ़र कर देंगे या उनकी पोस्टिंग वहाँ कर देंगे, तो वो वहाँ काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास रेलिवेंट स्किल ही नहीं है, ठीक है। एक तरफ तो इसका ये फ़ायदा है ना कि आपको स्पेशलाइजेशन आ गई, दूसरी तरफ इसका नुकसान भी है कि इससे इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर एक एम्प्लॉय या एक इंडिविजुअल एक डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसके पास दूसरे डिपार्टमेंट की स्किल्स नहीं हैं, आप उसको वहाँ ट्रांसफ़र या वहाँ पे उसकी पोस्टिंग को नहीं कर सकते, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस में आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।